2002 में अपने जजमेंट में कहा है कि किसी भी पार्टी के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार आयोग को नहीं है, 2002 में। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, बस हमें लक्ष्य बनाना है कि अपनी वोटर लिस्ट ठीक रखनी है बस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आप साजिश देखिए, आप जिन लोगों ने वो घर खाली कराए, जिन लोगों ने वो घर खाली कराने के लिए पीआईएल करने गए, वो किस विचारधारा के लोग थे, वो किस सोच के लोग थे। जो हमारा एक साथी ये कह रहा है 7,000 करोड़ की सड़क बनी और सड़क में बताओ गड्ढे हो गए, पानी आया थोड़ा बह गई सड़क, केवल एक जगह नहीं। और हमारा एक और साथी कह रहा था अभी कि बताओ प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जो सड़क बनी कितना गहरा गड्ढा हो गया, किसी शहर का नाला साफ नहीं हुआ है। नाले साफ के लिए जो बजट आता है वो बजट साफ किया इन लोगों ने। मां गंगा की सफाई अगर कहीं हो बताओ आप, मां गंगा की सफाई नहीं हुई, उसका भी बजट साफ किया इन्होंने। सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक पता कर लीजिए, खनन, लूट और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, पूरा बुंदेलखंड सोचिए। हम और आपने यही चर्चा की थी, बोलो विधायक जी ने एसडीएम को कूटा नहीं कूटा वो अभी भी नहीं पता हम लोगों को, सही कूटे थे कि नहीं कूटे थे, क्या समझौता हो गया उनका। सर गोमती तो एक जगह नहीं और न जाने कितनी जगह उन गाड़ियों ने नुकसान पहुंचाया, लोगों की जान गई है। आप लोग समझे वीडियो दिखाते हैं और आपके साथी तो जिन जिलों में वो सब जानते होंगे। अब तो पानी आ गया, अब तो टीले दिखे होंगे जहां इकट्ठे कर रखे होंगे उन्होंने टीले। इतना खनिज विभाग में लूट कभी नहीं हुई है। बिहार में बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं और वोटर लिस्ट तैयार नहीं हो, वोट कैसे कर पाएंगे। हम लोगों को यूपी के लिए तैयार करना पड़ा। हमारे श्रीवास्तव जी और हमारी पूरी टीम इलेक्शन कमीशन से मिलकर के आई है। हम अपनी जो चीजें उनको दे करके आए हैं और सुझाव भी जो देने थे वो दे करके आए हैं। मुख्य बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हराने के लिए क्या रणनीति अपनाएगी, उससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। बिहार में स्पेशल रिव्यू करा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के विरोध में तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो 9 तारीख को पूरे बिहार में रोड शो करेंगे। ये स्पेशल रिव्यू उनका आरोप है कि काटने के लिए। नहीं, आप सोचिए ना 20-25 दिन में पूरे वोट देखे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये मानिए पूरी वोटर लिस्ट नहीं बनेगी, क्या संभव है बताओ। जहां पर आप डेट ऑफ बर्थ ढूंढेंगे, मां बाप का डेट ऑफ बर्थ कहां से लेकर के आएंगे लोग। संजय प्रकाश नारायण जी का आपने जिक्र किया और उनका जो बलिया में गांव है सिताबी है, वहां पर मूलभूत सुविधाएं भी रही है। यहाँ तक कि वहाँ की एक महिला अभी कुछ दिन पहले जाकर के अस्पताल में फर्श पर बच्चा दे दी, बच्चे को जन्म दे दी। और अभी बाढ़ का सीजन चल रहा है, वहाँ बाढ़ से आधे से ज्यादा गाँव प्रभावित रहते हैं। उनके गांव के आसपास हम लोगों ने बड़े पैमाने पर जलशमिस गांव और लोहिया गांव में जोड़े थे, विकास हुआ था। अभी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन भविष्य में हम लोग ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो उस पर जरूर काम करेंगे। सर गोमती नदी की साफ सफाई के लिए जो है जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं, जो संविधान के विरोधी हैं, जो हिंदू मुसलमान की एकता के विरोधी हैं, वो जीपीएससी के विरोधी हैं। सर गोमती नदी की साफ सफाई के लिए करोड़ों का बजट पास होता है, लेकिन जो उसमें नाव चलाते हैं उनका रोजगार पूरी तरीके से चौपट है, क्योंकि उसमें जलकुंभी आ गई है। सरकार हटाओ, जलकुंभी भी हट जाएगी। विद्यालय खुले थे, अब उसके बाद उसी नाम से शराब की दुकानें, कंपोजिट शराब की दुकानें खुल रही है। दुर्भाग्य ये है कि स्कूल बंद हो रहे हैं और दुकानें चल रही हैं। नहीं, वो तो हटाने में मदद करेगी, जो चीज बता रहे हैं। देखिए ये सरकार क्या कर रही है मुझे भी नहीं पता। जैसा कि ये विदित है कि देश के अधिकांश लोग जब ज़बरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी व कमाई घटने आदि की हर दिन की भूख प्यास
तथा गरीबी व तंगी के त्रस्त जीवन की मार से अति पीड़ित और दुखी हैं, तो तब ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा देश में रेल का किराया बढ़ाना भी कुल मिलाकर आम जनहित के विरुद्ध व संविधान के कल्याणकारी उद्देश्य की बजाय व्यावसायिक सोच वाला फैसला ज़्यादा लगता है। साथ ही सरकार द्वारा राष्ट्र प्रथम के नाम पर आम जन का जीएसटी की तरह ही रेलवे के माध्यम से भी दैनिक जीवन पर बोझ बढ़ाकर उनका शोषण बढ़ाने की ये परंपरा घोर अनुचित है, जिस पर सरकार अगर तुरंत पुनर्विचार करे तो ये बेहतर होगा। वैसे भी इस समय देश में बढ़ती गरीबी, महंगाई व सम्मानजनक स्थायी रोजगार के घोर अभाव में परिवार को पालने के लिए अपना घर-बार आदि छोड़कर पलायन करने की मजबूरी आदि के कारण यहाँ के करोड़ों लोगों के लिए ये रेल का सफ़र कोई फैशन, आनंद व पर्यटन नहीं है, बल्कि रेल का अति कष्टदायी सफ़र ये आम ज़रूरत व मजबूरी है। बल्कि रेल का यह अति कष्टदायी सफ़र आम ज़रूरत व इनकी ये आम ज़रूरत व मजबूरी है, जिसके तहत सरकार को इनके प्रति व्यापारिक नहीं बल्कि सहानुभूति का कल्याणकारी बर्ताव जरूर करना चाहिए। ऐसी सभी की इनसे हमेशा अपेक्षा रहती है। इसलिए सरकार को केवल अपने फ़ायदे में व उससे मुट्ठी भर अमीर व संपन्न लोगों की चिंता करते रहने की बजाय देश के उन करोड़ों लोगों की समुचित चिंता करनी चाहिए जो रोज़गार के अभाव में आत्मसम्मान का जीवन जीने को तरस रहे हैं तथा परिवार का कम से कम एक वक्त पेट भरकर किसी प्रकार गुजर बसर करने के लिए सरकार की योजनाओं का थोड़ा सा लाभ लेने को मजबूर हो रहे हैं। यही कारण है कि देश की आबादी में से लगभग 95 करोड़ लोग सरकार की कम से कम किसी एक सामाजिक कल्याण योजना का लाभार्थी बनने को मजबूर हुए, जिससे ऐसे लाचार व मजबूर लोगों की संख्या अब बढ़ते बढ़ते वर्तमान वर्ष सन 2025 में लगभग 64.3% तक पहुंच गई है, जबकि सन 2016 में ये संख्या करीब 22% ही थी। किंतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के इन आंकड़ों को भी सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है। क्या ये उचित व शोभनीय है? जबकि सभी को ये मालूम है कि सरकारी योजनाओं का थोड़ा सा लाभ लेने के लिए ज़रूरतमंद लोगों को कितनी भागदौड़ व परेशानी झेलनी पड़ती है। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर भी देश में आए दिन खासकर इन करोड़ों गरीब मेहनत का सब मध्यम वर्गीय शहरी जनता को जो इन्हें अत्यधिक शोषण व परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो उस पर भी केंद्र व खासकर दिल्ली सरकार को भी उचित ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है। वास्तव में लगभग 100 करोड़ से अधिक गरीब लोगों के भारत देश में वाहन प्रदूषण रोकने के लिए उसकी जीवन सीमा पर सख्ती से अनुपालन के अलावा और भी दूसरे बहुत सारे उपायों पर सरकार द्वारा अमल किया जाना चाहिए, जो ये बहुत ज़रूरी है, ताकि इस ट्रांसपोर्ट के उद्योग धंधे में लगे करोड़ों परिवार वालों के जीवन को और अधिक तंगी और परेशानी वाला होने से बचाया जा सके। साथ ही दिल्ली की सरकार द्वारा गरीब व दूसरे प्रदेशों से भी खासकर यूपी, बिहार व बंगाल आदि राज्यों से रोटी रोजी के लिए पलायन करने वालों को यहाँ बिना कोई दूसरी व्यवस्था किए हुए
उन्हें जिस बेरहमी से उजाड़ने का ये जन विरोधी रवैया अपनाया जा रहा है, अर्थात उनकी झुग्गी झोपड़ियों को जो तोड़ा जा रहा है जिस बेरहमी से, तो ये अति दुखद व शर्मनाक भी है। लेकिन दिल्ली सरकार बहाना क्या बनाती है कि हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन माननीय कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जिनको आप उजाड़ रहे हैं तो उनकी आप दूसरी व्यवस्था किए बिना ही उनको उजाड़ दें। कोर्ट ने ज़रूर कहा है कि आप इनको हटाइए, लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप इनके लिए दूसरी व्यवस्था ना करें। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इनके लिए पहले दूसरी व्यवस्था करें इनको बसाने के लिए, उसके बाद इनकी झुग्गियों को हटाना चाहिए। लेकिन ये सब व्यवस्था किए बिना ही तो कोर्ट की आड़ में जो इनके साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा, शोषण हो रहा है, तो मैं समझती हूँ ठीक नहीं है। वैसे भी दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं पर भी जिस प्रकार से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, इसके अलावा दैनिक उपयोग के आवश्यक वस्तुओं पर भी जिस प्रकार से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, वे भी खासकर दिल्ली की जनता के लिए भारी मुसीबतें पैदा कर रही हैं। आमदनी कम व खर्च ज़्यादा से लोगों के अच्छे दिन की उम्मीदों का फिर क्या होगा, ये सामाजिक भलाई के संबंध में सोचने वाली अहम बात है। इसी क्रम में देश भर में बिजली की कमी ने भी केवल आम लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे व्यापारी वर्ग व छोटे उद्योग धंधों को भी बुरी तरह से प्रभावित कर रखा है। दिल्ली व यूपी सहित कई और राज्यों में भी बिजली के निजीकरण का उचित लाभ किसी भी ज़रूरतमंदों को संतुष्ट नहीं कर पाना भी सरकार की नीति में ये खोट व कमियों को जग जाहिर करता है, दर्शाता है। सरकार इस समस्या का भी संतोषजनक समाधान जितना जल्दी निकाल ले तो वह उतना देश हित में बेहतर होगा। अब मैं अंत में अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत।